करने से मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं। अब सपोज करो कि तुम्हें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं 1 से लेकर मान लो 3001 तक 5 के कितने मल्टीपल्स आएंगे। तो 5 का टेबल रीड करना स्टार्ट कर दो। 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5 लिख लिया। 5 2 जा 10, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ऐसे करके चलते जाएंगे। अब 3001 को 5 से डिवाइड कर लो। जब 3001 को 5 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 600, राइट। यस सर। तो ये जो नंबर आएगा 5 इंटू 600, तो ये नंबर कितना है 3000। और इसके बाद जो नंबर है 5 इंटू 601, ये नंबर कितना है 3005। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर तो एक्सीड कर गया ना। तो हम कहाँ से गए, 1 से लेकर 1 2 3 अप टू कहाँ तक गए 600 तक। तो टोटल 5 के कितने मल्टीपल आ गए 600। समझ में आया। ओके सर। समझ में आया नहीं आया। हम केवल 5 का टेबल ही तो रीड कर रहे हैं और थोड़ा ना कुछ कर रहे हैं। यस सर, आ गया। अच्छा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम दी थी ज्योमेट्री की, उसको एक बार देखते हैं। उसके अंदर मैंने कहा था कि एक स्क्वायर है ABCD। ओके, अब मैंने ऐसे करके एक स्क्वायर बना के तुम्हें दिया भी था। ये ऐसे करके मैंने एक स्क्वायर बनाया था ABCD। अब इस स्क्वायर में क्या करना था कि मैंने 2 लाइन दी थी परपेंडिकुलर। ओके, ऐसे करके G, ऐसे करके, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दिया था GH। GH, और ये नाम था EF। यस सर। और मैंने कहा था कि ये 2 लाइन इक्वल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। और ये एंगल 90 डिग्री गिवन था। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका हिंट भी दिया था। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो लाइन है EF, इस लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दो और इतना शिफ्ट कर दो कि कॉर्नर D से पास हो जाए। मतलब D से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू EF। D से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू EF। ओके, और सिमिलरली इस लाइन को शिफ्ट कर दो HG को, और इसे इतना A से पास करा दो। तो A से एक लाइन ड्रॉ करो तो मैं A से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू GH। ओके, यस सर। अब सबसे पहले तो एक बात मुझे ये बता दो कि जो मैंने ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया F1, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने G1। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या DF1 EF के इक्वल है या नहीं है। यस सर होगा। DF1 इज इक्वल टू EF और नॉट। वाई। पैरेलल लाइन है वो तो सर, इक्वल क्योंकि होगा। वो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वो आंसर है ये। पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। DEF F1 is a parallelogram, so DF is equal to EF, DF1 is equal to EF। और सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली हम बोलेंगे AG1 इक्वल टू HG। तो अब मुझे केवल ये शो करना है कि DF1 AG1 के इक्वल है। तो अगर मैंने ये शो कर दिया कि DF1 AG1 के इक्वल है तो मेरी बात बन जाएगी। ओके, अब देखो हमको क्या गिवन है, स्क्वायर। अगर हमको स्क्वायर गिवन है तो ये एंगल कैसा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ये DC साइड है, ये किसके इक्वल हो गई, DA साइड के। और ये एंगल कैसा हो गया
90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो Yes, अब यस सर। यस सर। अब एक बात और बताओ मेरे को, ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। यस ओके, सर। अच्छा, तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ सिंपल, जो ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को अल्फा ले लेता हूँ। तो जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। और जो ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। तो मुझे बताओ, देखो ये जो ट्राइंगल है बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, क्या ट्राइंगल डी G1 ए कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल F1 G1 के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? डी सी। बोलो, ये बात सही लिखी है? लिखी है? yes sir. यस सर। सही लिखी है ना वाली बात? भाई DG1 ए कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। वैसे दिख तो नहीं रहा पर मैथमेटिकली ये प्रूव देखो ना, मैंने कर तो दिया कलरिंग। और जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये वाला है, दिख रहा है? अब देखो ये जो दोनों ट्राइंगल मैंने कलर किए हैं, इन दो ट्राइंगल डीसी और डीए इक्वल है। डीसी इक्वल डीए है नहीं है? यस सर। Yes और sir. देखो, यस। और देखो ये वाला एक एंगल 90 माइनस अल्फा यहाँ सर। पर है, तो एक एंगल 90 माइनस अल्फा यहाँ पर है, तो दो एंगल सर। इक्वल होगा। हाँ, सर आपने जो वो लिखा हुआ है नीचे में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कॉन्ग्रुएंस में सर, उसमें तो सर G1A इज इक्वल टू DC आ रहा है। अरे देखने दो ना मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। देखो G1A लिखा है मैंने, अच्छा डी राइट ट्राइंगल है, ओके ओके सॉरी, मैंने ये कंफ्यूजन गलत लिख दिया ना, इसको सही बोलो, सी सी F1 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 डी, इसको ऐसा लिखो, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस यस सर। कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? मैं लिख सकता हूं AG1 इज इक्वल AG1 टू DF1, और यही तो हमें शो करना था। सर। हम्म, सर यहाँ पे मैंने सर चारों जो EGFH पॉइंट्स थे उन्हें ज्वाइन किया था, तो सर उससे नहीं आ सकता सॉल्यूशन? हम जब तक लाइंस को दो ट्राइंगल में लेके नहीं आ पाएंगे तब तक हम उसे इक्वल कैसे शो करेंगे? हमें इक्वल शो करने के लिए लाइंस को ट्राइंगल में लाना जरूरी है ना। जो हमको क्वेश्चन इस तरह सेट करके दिया था कि लाइंस ट्राइंगल में नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने पहले लाइंस को पैरेलली शिफ्ट करा है ट्राइंगल में लाने के लिए। ओके, चलिए, ओके सर। मैंने एक क्वेश्चन और टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, उसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। सर वो क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिला। चलो, तो वो क्वेश्चन फिर तुम अभी अटेम्प्ट कर लो। सर ये वाला बहुत- वापसी बता दो एक बार। हाँ, सर ये क्या वाला बेटा? एक बार वापस बता दो। ये वाला क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा तुमको बता देता हूँ। ओके, तुम एक काम करो, तुम जो है जियोजेब्रा पे समझो, तुम्हें ऐसे डायग्राम में समझ में ही नहीं आ रहा है वो। सर इन क्वेश्चंस में तो सर हम हेल्पलेस बिल्कुल, हमें तो कोई, हमें कैसा आइडिया लगेगा कि पैरेलल लाइन बनानी थी? सर पहली बार क्योंकि देखा सर हम जैसे। अभी सर तुमने पहली बार ज्योमेट्रिक की प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कि कैसा आइडिया लगेगा। अभी तुम ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा। इस तरह तुम्हें सोचना चाहिए था कि वो जो लाइन है वो एक ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही है। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ज्योमेट्री का, फिर तुम्हें और मैं तुमको बताऊंगा किस तरह सोचना होता है ज्योमेट्री में।
सर ये भी कंसेप्ट ही है ना सर, ज्योमेट्री का एक। हम्म, सर ये भी कंसेप्ट ही है ना ज्योमेट्री का एक, क्या? सर जो बताया आपने अभी। हाँ कंसेप्ट है, मतलब क्या इस बात का कंसेप्ट है? सर वो ट्रायंगल्स वाला। मतलब एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वो अप्रोच है सर, वो जो बता रहे फिगर थी आपने, जो फिगर चेंज की थी ना आपने अभी, सर वो भी कंसेप्ट ही है ना एक। कंसेप्ट नहीं कह सकते आप उसे, कंसेप्ट मतलब उसे तरीके से स्ट्रेटजी बोल सकते हो। ओके, चलिए अभी मैं यहाँ पे तुमको दोबारा दिखाता हूँ। देखो मेरे को क्या गिवन था, एक स्क्वायर गिवन था, पर सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पे। आ, तो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। कितने गैप्स हैं इसके अंदर? 3 3 6। ओके, ये स्क्वायर ही है ना। तो ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब फिर मेरे को दो लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो मैंने क्या काम करा, एक लाइन ये ऐसे करके बना ली, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन मुझे बनानी है। तो परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं नाम देता हूं। देखो इसमें तो ई एफ नाम आ ही गया है, इसका नाम क्या था, जी एच था ना इनका। हाँ, इनका नाम जी एच था। सर EF और GH। हम्म, तो इसका मैं नाम हटा देता हूं। इसको तो मैं हटा ही देता हूं। तो अब मैं एक मिनट पेन का यूज करता हूं पहले तो। पेन कहाँ गया, पेन ये रहा। और यहाँ ये वाला पॉइंट कौन सा था, ऊपर वाला जी एच था। ये यस पॉइंट सर GH। यस यस सर। सर GH था। ये जी है और ये एच है, और इधर था ई। सर ये देखो ये ई है और ये एफ है। तो तुम्हें सोचना इस तरह था, देखो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। तुम्हें सोचना इस तरीके से था एक्चुअली, कि ये जो जिन दो लाइंस को मुझे इक्वल प्रूव करना है, वो दो लाइन एक ट्राइंगल में नहीं आ रही हैं। देखो ये ई एफ और जी एच, ये किसी भी ये दो लाइन जो है, ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही हैं, कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रही हैं। तो जब तक ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हम ट्राइंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। तो अब मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा देखो ये इस तरीके से, ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, और सिमिलरली मैं इसके भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, चलो मैं इधर कर देता हूँ ये लाइन, ताकि तुम्हें डायग्राम थोड़ा सा ओके। तो इस पॉइंट को हटा देता हूँ, इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या काम किया, देखो मैं बाकी सब कुछ हटा रहा हूँ, जो चीजें मेरे काम की नहीं है डायग्राम से मैं उसको हाइड कर देता हूँ। ओके, ताकि तुमको एक्चुअली वो वाली बात समझ में आ जाए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी बात तो तुम देखो, तो मैंने क्या काम करा, मैंने ये काम करा कि जो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, मैं इस पॉइंट को क्या नाम दूं बताओ, B1 नाम दे दूं। H1। यस इस सर। वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, A1 नाम दे दूं। नाम थोड़े ऐसा अलग दिए हैं, पिछले जो सोल्यूशन दिया था उससे अलग है। यस। अब देखो मेरा सुनना बिल्कुल ध्यान से। देखो ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। और अब ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? अब देखो Yes, ये sir. जो लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट, और जो ये है BC लाइन सेगमेंट, ये इक्वल है। समझ में आ गया? तो अगर तुम ट्राइएंगल ए, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा,
क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, Yes, तो sir. देखो ट्राइंगल ए बी, हाँ, तो ट्राइंगल ए बी और कौन सा A1. A1, ट्राइंगल ए बी A1 जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसके होगा बताओ? बी सी B1, बोलो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. होगा नहीं होगा? क्योंकि एक साइड कॉमन है और एक साइड इक्वल है दोनों में, और तीनों एंगल इक्वल है। जब तीनों एंगल मैच कर गए और एक साइड मैच कर गई, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई AAS। ठीक है, तो सिंपली करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गई। तो 90 डिग्री के सामने देखो, 90 डिग्री के सामने कौन है यहाँ पर? B1। तो B1 किसके इक्वल है? A1 के। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यही तो हमें Yes, प्रूव Yes, करना था। sir. Yes, sir. और किसी को डाउट बचा इस क्वेश्चन में? No, sir. नो सर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी क्योंकि ये दो लाइन क्योंकि वो जो दो लाइन हमको गिवन थी वो एक ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो हमने उन्हें किसी ट्राइंगल में लाने के लिए उनको पैरेलली शिफ्ट करा। ओके, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने लगाई कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, तो इसलिए हमने, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोला कि ऐसी थिंकिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो सर प्रैक्टिस मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए? नहीं, प्रैक्टिस का मतलब होता है टीचर के साथ बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। टीचर प्रैक्टिस कराता है तो स्ट्रेटजी वो बताता है कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे टीचर हिंट देता है साथ में आपको, तो उससे आपको जो है प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 20 प्रॉब्लम दे दूंगा, आप सॉल्व करने लग जाओ तो आप ज्योमेट्री में एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले आप टीचर के साथ बैठ के सॉल्व करोगे क्वेश्चन, टीचर आपको थोड़े थोड़े सक्सेसिव हिंट्स देता जाएगा, फिर आप और सोचते जाओगे अपने आप। तो जो टीचर के सपोर्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब तुमको समझ में आएगा किस तरह से स्ट्रेटजी डेवलप करी जाती है, किस प्रॉब्लम के अंदर क्या स्ट्रेटजी लगेगी। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है ओलंपियाड के अंदर। ओके, स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स सीखनी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन ओलंपियाड लेवल की मैथ्स सीखनी है तो कुछ ही लोग पढ़ा सकते हैं बस। चलिए, तो अब मैं एक प्रॉब्लम और देता हूं आपको। एक प्रॉब्लम जरा ये देखिएगा, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट की थी। इसमें ये है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। where AD is parallel to BC. Show that if BC minus AB is equal to AD minus CD, then ABCD is a parallelogram. इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करिए, मैं आपको सक्सेसिव हिंट दूंगा। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो कंडीशन आपको दी है इसके साथ डील कैसे करना है, हाउ टू डील विद दिस कंडीशन। तो मैं आपको हिंट देता हूं, आप पहले इस कंडीशन को इस तरह लिख लीजिए, BC प्लस CD
इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। तो इस तरह लिखने से क्या एडवांटेज हुआ, पहले ये सोचिए। ये सर ऐसे एक ही ट्रायंगल में बन जाएंगे। इस तरह लिखने से ये एडवांटेज हुआ कि हमारे पास साइड्स का सम आ गया। साइड्स के सम से क्या एडवांटेज हुआ? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। नहीं नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कोई भी। सर इससे जब हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तो हेल्प होगी। साइड्स के सम से यह फायदा हुआ कि अगर हमें दो साइड्स का सम चाहिए तो हम उन दोनों साइड्स को अगर ऐड, मतलब उन दोनों साइड्स को कनेक्ट कर दें, टेल टू टेल, टेल टू हेड, तो वो उन दोनों साइड का सम हमको मिल सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, मानो ये एबीसीडी मैंने बनाया, ओके। अब मुझे क्या करना है, बीसी प्लस सी डी, तो बीसी ये रहा और मुझे सी डी ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, बीसी में सी डी ऐड करने के लिए क्या कर सकता हूं? सर बीसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है, मतलब इस फॉर्म में लेके आया हूं मैं, इसीलिए क्योंकि मैं बीसी को ऐसे मैंने एक्सटेंड कर लिया और इसे C1 तक ले गया, और जो BC1 है ये CD के इक्वल, तो ये जो टोटल लेंथ हो गई ये BC प्लस CD हो गई। समझ में आया? यस सर। अब बताओ AB प्लस AD के साथ क्या करूंगा, सोच के बताओ। सर हम एडी को एक्सटेंड कर देंगे। हाँ करो सर करो, ऊपर की सोचो, डायरेक्शन में extend करने की करो कोशिश करें। करो करो, अपने आप करो, अपने आप करो और बताओ कहां तक पहुंचे। सोचो, एक्सटेंड करने से उसके बाद क्या फायदा होगा? सर हम ज्वाइन कर देंगे CD1 को। तो मैंने इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा करके एक्सटेंड कर दिया और कहां तक ले गया, D1 तक ले गया। और कितना एक्सटेंड किया होगा कि AB प्लस AD, तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। इक्वल है और बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम हो गया। कौन पैरेललोग्राम हो गया? सर D1C1CD। हाँ, D1C1CD पैरेललोग्राम हुआ है, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। यस सर। देखो हमको एक पेयर ऑफ लाइन मिल गया जो इक्वल है और पैरेलल है। भाई देखो ना, पेयर ऑफ लाइन मिल गया, नहीं मिल गया, D1 इक्वल C1 एंड D1 पैरेलल टू C1। तो एक पेयर ऐसा मिल गया जो इक्वल है और पैरेलल है, इसका मतलब DC1 D1 इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है। अब क्या करें, ये थोड़ा सोचो। सर यहाँ पे D1C1 इज इक्वल टू DC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? Why? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो बिल्कुल अपोजिट सही बात है, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो हमने कर दिया D1C1 इज इक्वल टू DC। अब बताओ अब क्या करें? सर अब D1C1 को AB के इक्वल कर रहे हैं। D1C1 को AB के इक्वल शो कैसे करेंगे? अब आप बहुत क्लोज हैं, थोड़ा सोचिए, बहुत क्लोज हैं। अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे दूंगा।
हिंट दे दो। देखो इस D1 को B से कनेक्ट कर दो। अब बताओ क्या बेनिफिट हुआ कनेक्ट करने से? हमारे पास ऑलरेडी DC1 D1 पैरेललोग्राम है। दोनों ट्रायंगल्स वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो D1 C1 DC के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? शो करो। भाई D1 C1 इज इक्वल टू DC अभी कंक्लूड किया, इसका यूज तो करो। इसका कैसे यूज करेंगे? अच्छा लेंथ अगर इक्वल है, देखो लेंथ अगर इक्वल है तो फिर एंगल भी इक्वल होंगे ना। यस सर। तो इस तरह सोचा करो कि अगर एंगल इक्वल आ गए तुम्हारे पास तो लेंथ को इक्वल करा करो, और अगर लेंथ इक्वल आ गई तो एंगल को इक्वल किया करो। तो यानी कि जो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। यस सर। अब और कौन सा एंगल अल्फा हो सकता है? भाई DC D1 पैरेललोग्राम है, इसका भी तो यूज करो। D1 C1 पैरेलल लाइन है, इसका कैसे यूज करोगे अब? सर A D1 B भी अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा क्योंकि AD ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल यूज करेंगे। और कौन सा एंगल अल्फा होगा? सर A1 AB D1 भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये दो Yes, लाइन sir. इक्वल है। भाई ये लाइन इसके इक्वल है, हमने इस तरह तो ऐसे बनाया था, तो ये अल्फा हो गया। अब क्या फायदा हुआ? ये वाला एंगल भी अल्फा, ये वाला एंगल भी अल्फा। A से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला D1 C1 इज पैरेलल टू AB, और D1 C1 पहले से ही DC के पैरेलल है, तो यानी कि DC इज पैरेलल टू AB। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये वाला साइड भी पैरेलल हो गई और ये वाला पेयर भी पैरेलल हो गया, तो हो गया ना पैरेललोग्राम। यस सर। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा क्या? डिफिकल्ट तो है ही सर। इंटरेस्टिंग था। थिंकिंग बहुत है इसमें। हाँ तो बेटा इसी तरह मैं तुमको यही सिखा रहा हूँ कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम किस तरह अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करना सिखा रहा हूँ। हमको सारे क्लू प्रॉब्लम से, हमने प्रॉब्लम से ही निकाले हैं, हमने सारे क्लू प्रॉब्लम से निकाले हैं। ये चीज आपको अप्रिशिएट करने की थी। यहाँ पर पहले हमने इस जो कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन, गिवन कंडीशन से हमने इसको ऐसे मैनिपुलेट करा। हमको दिख रहा था कि BC प्लस CD प्लस आ गया, प्लस आने से क्या काम करा? BC में CD ऐड कर दिया, तो इतनी लाइन एक्सटेंड कर दी CD के इक्वल कर दी। सिमिलरली AB प्लस AD, तो AB प्लस AD, तो AD को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर AB के इक्वल यहाँ पर लाइन एक्सटेंड कर दी, कर दिया। फिर हमने देखा कि ये जो पेयर है DD1 इक्वल है CC1 के, और हमने देखा DD1 पैरेलल है CC1 के। सर पैरेलल कैसे है? ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ओ सॉरी सर। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल गया? DD1 C1 C क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। जब हमने ये प्रूव कर दिया ये पैरेललोग्राम है, तो इससे कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकालेंगे ना। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकाला कि जो DC है वो इक्वल हो जाएगा D1 C1 के, और ये वाली बात हमको पहले से पता थी कि ये लेंथ भी इसी के इक्वल है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पहले से ही पैरेलल थी, तो फिर ये वाली और ये वाली भी पैरेलल हो गई। ओके सर ये हम सब इससे ये क्या क्या? हम इससे ये कह सकते हैं कि ABC1 D1 पैरेललोग्राम होगा। ADC1 क्या बोल रहे हो? सर वो ABC1D1 कह रहा है कि पैरेललोग्राम हो जाएगा, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। ABC1D1, हाँ Yes, ये तो हो जाएगा,
अरे देखो ना, ये वाली साइड तो पैरेलल हो गई और ये वाली साइड भी पैरेलल है, इसके दोनों पेयर पैरेलल हैं। ओके सर। चलिए, तो अभी हमको आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलिए, ओके सर। तो ये छोटी मोटी डोज बीच बीच में मैं तुम्हें देता रहूंगा, जिससे जो है तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग सर होता फ्रैक्शन भी है। कराओगे सबसे? थोड़ा नंबर सिस्टम का भी दे दिया करो ऐसे भी क्वेश्चन। सर फ्रैक्शन भी नंबर कराओगे थ्योरी, आप? अलजेब्रा का भी दीजिए करो। ठीक है, ठीक इसलिए है। अलजेब्रा का इन सबको। सर फ्रस्टम तो सर कर वो पढ़ अच्छा के ही कर फ्रैक्शन है क्या? लेंगे सर। फ्रस्टम तो कल पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। अभी आप Yes. लोगों के पास मटेरियल होगा ना, तो आप मटेरियल Yes, से sir. एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व कर लो। और सर जो कर भी लिए doubt है- सारे। हाँ, जो भी अगर डाउट है मुझे ग्रुप पे भेज दो। किसी एक बच्चे ने ग्रुप पे एक डाउट भेजा है मेरे को, तो मैं रात तक भेजूंगा उसका सोल्यूशन। यस और सर। भी बाकी लोग डाउट भेजते रहे अपने ग्रुप पर, ठीक है। सर मेरे को डाउट एक भी नहीं आया था, बस कुछ कुछ डाउट थे, वो जब आपने पढ़ाया ना प्रिज्म वगैरह तो उससे सॉल्व हो गया अपने आप। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरीके से आप देखो, आप मेरा लेक्चर अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको वैसे भी आपके डाउट बहुत कम आएंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें कवर ही कर लेता हूँ लेक्चर के अंदर ही। और अगर जो भी डाउट आए वो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछते रहें, ओके। मेरा सर, हमेशा यही मोटिव है कि आप जितनी शानदार मैथ्स सीखना चाहते हैं उतनी शानदार मैथ्स सीखें। देयर इज नो लिमिट टू शार्पन योर मैथमेटिकल स्किल्स। तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और डाउट्स पूछते रहें। चलिए, सर प्रोबेबिलिटी। वॉल्यूम और सरफेस एरिया नहीं निकल। हाँ बेटा, दोबारा बोलो। सर आपने फ्रस्टम का वो जो आपने बस बताया कि उस शेप को हम फ्रस्टम कहते हैं, जो कोन में से एक छोटा कोन निकाल लेते हैं। हाँ हाँ फिर हाँ उसकी हाँ। वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने नहीं। नहीं, वो फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उसका वॉल्यूम निकाल के दिया था ना, बड़े वाले कोन में छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करके। यस सर। भाई मैंने यही तो कहा था ना कि इस तरीके से है। यस सर, ऐसे आपने यही करके। कहा। तो हमने एक क्वेश्चन कराया था इसमें वॉल्यूम वाला, तो इसके Yes, अंदर sir. हमने देखा था कि हमने बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो मिल गया हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम। समझ में आ आई? यस सर। ओके। सेम चीज सरफेस एरिया के साथ कर लो। कोई डाउट? सर जो बुक में सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था सर, वो कैसे डिराइव होता है सर? वो भी ऐसे ही होता है कि माइनस कर देते ऑफ हैं? कोर्स ऐसे ही होता है यार, करके वो देखो, अपने हाथ पहन को चलाओ, वैसे ही होता है। अरे वो कुछ नहीं करते हैं उसके अंदर, वो इस वाले की हाइट h2 ले लेते हैं, पूरे की हाइट h1 ले लेते हैं, और वही काम करते हैं जो हमने क्वेश्चन में किया था। बड़े वाले वॉल्यूम में तो छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, अपने आप फॉर्मूला तुम डिराइव कर लोगे। ओके सर। लेकिन वो फॉर्मूला मैं याद करने के लिए रिकमेंड करता नहीं हूँ, याद करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा काम है, 1 सेकंड लगता है उसको करने में। नहीं सर, मेमोरी पे बोर्ड के बर्डन। क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें लगाने के लिए बस याद कर लेते हैं। हाँ, याद करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तो खैर इतना ज्यादा मेमोरी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो नहीं करता याद। तुम लोग काफी अच्छे लग रहे हो मेरे को इस मामले में। चलिए, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो प्रोबेबिलिटी की आती हैं वो बेसिकली काउंटिंग प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट होती हैं। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम one probability problem is equivalent to couple of counting problem। तो मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम काउंटिंग प्रॉब्लम, 2 काउंटिंग प्रॉब्लम के इक्वल मानी जाएगी, ओके। लेकिन हाँ, तो इस बात से ये पता चलता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी में स्ट्रांग बनना है तो आपको काउंटिंग में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो काउंटिंग में जो बच्चा स्ट्रांग है वो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी में स्ट्रांग होगा, इस बात के फेयर चांसेस हैं। लेकिन
प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो बहुत क्लेवरली अप्लाई किए जाते हैं, जिससे हम काउंटिंग को भी अपना काम हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो आगे की बातें हैं, लेकिन आपको एनटीएससी लेवल पर इतना आगे हम नहीं जाएंगे। जब हम जेई के लिए पढ़ाएंगे तो हम उन बातों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। या फिर सर प्रियारेमो के लिए? हाँ, प्रियारेमो के लिए ऑफ कोर्स। प्रियारेमो तो सपोज जब हम प्रियारेमो बोल देते हैं सपोज फिर तो ये समझ लो कि कोई लेवल उसके ऊपर है ही नहीं। जेई एडवांस हो, केवीपीवाई हो, सब प्रियारेमो के नीचे हैं। ओके, देखिए। ओके सर। तो काउंटिंग प्रॉब्लम हमको प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम करनी है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है क्या, पहले ये समझते हैं। देखो, जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली क्या करती है, प्रोबेबिलिटी quantifies the chance of an event। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के चांस को क्वांटिफाई करती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई इवेंट है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो अकर होगी या नहीं होगी, या उसका आउटकम क्या आएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई क्रिकेट मैच है तो उसका आउटकम क्या आएगा, कौन सी टीम जीतेगी, हमको पता नहीं है पहले से। फिर हम क्या काम करते हैं, उन दोनों टीम के पास रिकॉर्ड निकालते हैं, और उन दोनों टीम के पास रिकॉर्ड के बेसिस पर हम एक क्या काम करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि भाई टीम ए जो है इसके जीतने के 80% चांसेस हैं, टीम बी के जीतने के 20% चांसेस हैं। तो जो 80% चांसेस हैं, हमने क्वांटिफाई कर दिया इस इवेंट को। टीम ए की जो विनिंग, जो टीम ए जीतेगी, ये जो इवेंट है इसको हमने 80% बोला है, तो हमने इसको क्वांटिफाई किया है, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि किसी इवेंट के अकर होने के चांस को एक मैथमेटिकल वैल्यू देना है। किसी इवेंट के अकर होने के चांस को मैथमेटिकल वैल्यू देना है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कोई इवेंट अकर होना कितना लाइकली है या फिर कितना अनलाइकली है। ओके, चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम सारी इवेंट के साथ ऐसा कर सकते हैं कि हम सारी इवेंट को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं कि इस इवेंट का ये आउटकम आएगा तो इसके लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। हम ऐसा हम यूजुअली नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक सिस्टमेटिक थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की, वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट्स के लिए ही काम करेगी। क्या मतलब है सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट्स के लिए काम करेगी? सबसे पहले तो एक बात को समझो, यहां पर हम जिस भी चीज की बात करेंगे हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की। क्या मतलब है रैंडम एक्सपेरिमेंट का? सबसे पहले तो ये समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि जिसका आउटकम फिक्स नहीं है। एन experiment whose outcome is not fixed, whose outcome is not fixed। ओके, तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका आउटकम फिक्स नहीं होता? जैसे हमने डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने पे क्या नंबर आएगा हमको नहीं पता, आउटकम फिक्स नहीं है। कोई ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से हमने कार्ड निकाला, कोई कार्ड क्या आएगा हमको नहीं पता, ये आउटकम फिक्स नहीं है। कॉइन को थ्रो करने पे हेड आएगा या टेल आएगा हमको नहीं पता, आउटकम फिक्स नहीं है। तो दे आर मैनी इवेंट जिसका आउटकम फिक्स नहीं है, हम उन्हीं इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी कुछ इवेंट होती हैं जिनका आउटकम फिक्स होता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगी, ये आउटकम तो फिक्स है ना। यस सर, यस सर। हम इस तरह की इवेंट की बात नहीं करेंगे। ओके, तो हमको सिर्फ उसी इवेंट्स की बात करनी, हमको उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बात करनी है जो एक्सपेरिमेंट रैंडम है। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आउटकम होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? डाई को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है, कार्ड को निकालना एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कॉइन पर हेड आना ये एक आउटकम है, तो हम इसको इवेंट बोलेंगे। इवेंट मतलब आउटकम,
ध्यान रखो ये वाली बात। इवेंट क्या होगा? आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हम आउटकम की बात करेंगे तो उसको हम इवेंट बोलेंगे। ओके, तीसरी बात, हम यहां पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, अगर मैं उसका एक सेट बना लूं तो उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस collection of events. set of all possible outcomes, set of all possible outcomes, इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब मान लीजिए हमने कोई डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने पर क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 1 2 3 4 5 6 सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आएंगे। अगर मैं किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो डाइस को थ्रो करने पर जो आउटकम आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। और अगर मैं पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहा हूं सर 36 आएगा आउटकम। 6 की पावर 2 कैसे बनेगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करते करते 6, तक। ओके, हमेशा याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया था तो सैंपल स्पेस का एक मेंबर एक नंबर है। जब मैंने पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस का एक मेंबर एक ऑर्डर्ड पेयर है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है। इसके बाद सर आपने एक मेंबर क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब मैंने एक सिंगल डाई को थ्रो किया तो फिर जो सैंपल स्पेस का एक मेंबर है वो एक नंबर है। जब मैंने पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस का जो एक मेंबर है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक नंबर नहीं है। 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, नंबर नहीं है ना। ओके सर। समझ में आया? अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। हम जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम जो सैंपल स्पेस बनाएंगे उसके जो सारे मेंबर्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। ये बात ध्यान रखें, सारे मेंबर सैंपल स्पेस के इक्वली लाइकली होने चाहिए। Yes sir, all should be unlike. मतलब क्या मतलब है इक्वली लाइकली का? पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक डाई है तो डाई में 1 एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है और 6 भी एक बार आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना 4 3 बार आ रहा है? No sir. नो सर। इसलिए 4 तो सैंपल स्पेस में हमने 4 भी एक ही बार लिखा है। ओके, तो सैंपल स्पेस में सारे मेंबर जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर के पास ज्यादा वेटेज है, ऐसा नहीं है। तो जब भी सर ये ऐसा सिर्फ हो, डाइस के केस में कि हर केस में? सभी केस में, सभी केसेस में सर ऐसा पर अगर होना। हम एक लेंगे कि एक बैग में 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 1 ब्लैक बॉल, तो इसमें सैंपल स्पेस में तो एडवांटेज रहेगा। मैं अभी आऊंगा, अभी उस वाले मुद्दे पर आऊंगा, अभी रुक जाओ पहले। अभी तुम्हारे ओके सर क्वेश्चन का इक्वल आंसर नंबर नहीं है इसलिए वो नहीं आएगा उसको, इसलिए उसको एडवांटेज है। इक्वल नंबर होगा तभी होगा। अभी सुन तो लो। देखो, तो क्या कहते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E is defined as PE is equal to, कोई इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, PE is equal to नंबर ऑफ favorable cases upon number of
टोटल केसेस। ओके, या फिर हम इसको नंबर ऑफ सक्सेसेस भी बोलते हैं कभी कभी, नंबर ऑफ सक्सेसेस। फेवरेबल केसेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा इफ all members in a sample space are equally likely। देखिएगा, हम क्वेश्चन लेके बात को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने एक डाई को थ्रो किया। जब हमने डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग अ डाई, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कम्स, कि प्राइम नंबर आ जाए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, डाई को थ्रो करने पे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 6, लेकिन प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3 एंड 5। तो 3 केसेस हमारे फेवर में, तो प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा आसान सा एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the sum is 5। सम 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। सर 1/9। 1/9। 1/9, 4/36। तो देखिए, तो हमने क्या देखा था अभी? जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो हमारे टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 1,1, 1,2 36 से लेके 36 6,6 तक। टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। 36 ऑर्डर्ड पेयर। सर हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकाले? क्योंकि मैंने एक डाई को बोला D1 और एक डाई को बोला D2, तो D1 के ऊपर क्या क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक, और D2 के ऊपर क्या क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक। तो अगर मैं D1, D2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो क्या क्या बनेंगे? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2। समझ में आ गया? यस सर, 6 × 6 हो जाएगा। यस हाँ, इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे वो वाले ऑर्डर्ड पेयर चाहिए फॉर्मूला जिसका होता है सम ना, 5 आ जाए। तो वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? सर ऐसे फॉर्मूला 1,4, होता है ना। 2,3, 3,2, 4,1। कितने हो गए? 4। तो हमारे फेवर में 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/36। 4/36। 1/9। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया। सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर था क्या आप? सर हाँ, सर नंबर ऑफ पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एक 2 की पावर n करके कुछ। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो भी सर कोई मैं फॉर्मूला बता आएगा वो देता मैं तुमको रास्ते में बताता हुआ जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो अपने फॉर्मूले के बारे में। जो भी फॉर्मूला आएगा मैं बता दूंगा। 2 नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है। सर स्कूल में कराया था मैंने। बेटा, स्कूल में जो कराया था वो तुम मुझे जब पूरी बात बताओगे तब मैं उस पर कमेंट करूंगा। स्कूल में जो भी सर वो कराया गया कॉइन्स में होगा। होता है सर। अगर 2 कॉइन ले रहे हैं तो हम n की वैल्यू 2 डाल देते तो 4, तो 4 सैंपल स्पेस में 4 वैल्यूज आती है। वो कॉइन्स के लिए होता है। और ऐसी सर डाइस में। हाँ तो कॉइन में तो हो जाएगा ना 2 अगर आप किसी डाई को, या तो आप n कॉइन को सर टॉस कर अगर रहे हो। डाइस में तो शायद 6 पावर n होता है।
हाँ तो 6 डाइस पावर n हो जाएगा। अगर आप 6 डाई को तो 6 डाई को एक साथ थ्रो, सॉरी n डाई को एक साथ थ्रो करोगे 6 पावर n हो जाएगा। सिंपल है सर यस मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का कि तुम्हें फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज फॉर्मूला नहीं है उसमें फॉर्मूला बना के जबरदस्ती मेमोरी में बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप n डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास n डाइस हैं, d1 d2 d3 अप टू dn। तो हर एक डाइस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक डाइस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 पावर n हो गई। यस सर। तो अब Yes, इसको sir. भी, अब इसको फॉर्मूला बना के याद कर लो, अपने हैंडबुक फॉर्मूले नोटबुक में लिखो, दीवार पे चिपकाओ, अपने डेस्क पे लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, गेटिंग माय सर पॉइंट। जो ओके चीज सर इमीडिएटली Yes, sir. कॉमन सेंस, जो चीज इमीडिएटली कॉमन सेंस से निकल रही है उसको जबरदस्ती फॉर्मूला बना के उसे ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ओके, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो इमीडिएटली निकल रही है। ओके, द फॉर्मूला मीन्स समथिंग विच इज नॉन ट्रिवियल, विच इज नॉट इमीडिएटली पॉसिबल टू कंक्लूड। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो जो आपने केसेस बनाए थे सर 1/4 और 1,4 और 2,3, तो सर फिर हाँ हमने उन्हें उनका ही उल्टा करके हमने थर्ड और फोर्थ केस ही बना दिए। हाँ बिल्कुल बनाने पड़ेंगे हमें। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। हमने ऐसा क्यों बनाया, सुनो। देखो हमने 1,4 को और 4,1 को दो केसेस माने, 2,3 और 3,2 को भी दो अलग अलग केसेस माने। क्यों माने? क्योंकि जब हमने 36 ऑर्डर्ड पेयर काउंट करे, हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 36 ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने जब डिनोमिनेटर की काउंटिंग करी है तो उसमें तो 1,2 और 2,1 को दो बार काउंट किया नहीं किया, उसमें तो 3,4 और 4,3 को दो बार काउंट किया, किया नहीं किया? Yes, sir. तो जब डिनोमिनेटर की काउंटिंग ऑर्डर्ड है तो न्यूमरेटर की काउंटिंग भी ऑर्डर्ड रखनी पड़ेगी। ओके सर। गेटिंग दिस पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यस हमेशा सर बोलता हूं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला आपको ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन है, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आया है कि अनऑर्डर्ड पेयर आया है। क्योंकि समटाइम्स बच्चे ये गलती करेंगे कि डिनोमिनेटर में तो ऑर्डर्ड काउंटिंग कर देंगे और न्यूमरेटर में अनऑर्डर्ड काउंटिंग कर देंगे, आंसर आएगा रॉन्ग। यस सर आगे समझ। यस सर आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस D1 and D2 are thrown. Their outcomes are A, B respectively. Find the probability that A greater than B. सर 5/12। ओके बाकी लोगों को करने दें। चलिए आ रहे हैं। कैसे किया? सर ए को सर जो ए बड़े थे ना उसको अलग रख दिया और फिर बी जो छोटे थे वो दे दिए। जैसे 2,1 3,1 4,1। सही करा। देखिए मैं आपको इसके दो सोल्यूशन देता हूं। फर्स्ट सोल्यूशन मैं तो आपने सबसे पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकाल ली, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। वो तो 36 ही बनने वाले हैं। अच्छा टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 बन गए, तो हमें निकालने हैं फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कौन कौन से बनेंगे? 1, 1 के साथ तो कोई नहीं आ पाएगा, 2,1 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3
5,1 से लेकर 5,4 तक और 6,1 से लेकर 6,5 तक। 5 कितने हो गए टोटल? 15 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 15 ठीक है। 15 तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 15/36 यानी कि 5/12। समझ में आ गया? यस सर। यस सर, ये था। तो इस सोल्यूशन में तो हमने कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। आओ सेकंड सोल्यूशन देखते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव। सबसे पहले तो एक बात बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी a ग्रेटर देन b की, तो मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ये a ग्रेटर देन b की निकाली है ना? यस है सर। ना? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a ग्रेटर देन b इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b ग्रेटर देन a के? नो सर। नो सर। इक्वल नहीं होगा? नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ? बताओ सर क्यों नहीं इसमें होगा? ऑर्डर पे है। सर हो सकता है, ऑर्डर पे है। सर हो सकता है अगर दोनों डाइस के जो है आउटकम सेम हो इंडिविजुअली। सर अगर हम बी को सर कुछ और मान ले, अगर इंटरचेंज कर दे तो। बिल्कुल सही जवाब। देखो मानो आउटकम आया 1,2, अब तुमने इसे माना D1 और इसे माना D2, तो D1 पे 1 आया, D2 पे 2 आया, तो ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें B A से बड़ा है, इस वाले केस में तो B A से बड़ा है ना, लेकिन कभी 2,1 भी तो आएगा अगर इनको पलट दूंगा। Yes, sir. तो इस वाले केस में तो A B से बड़ा हो जाएगा ना, यानी कि जो भी आउटकम आए अगर मैं उसे पलट दूंगा तो एक केस अगर A ग्रेटर देन B का है तो दूसरा केस B ग्रेटर देन A का बनेगा, यानी कि जितनी केसेस A ग्रेटर देन B के लिए बनेंगे उतने ही केसेस B ग्रेटर देन A के लिए बनेंगे। सर इक्वली लाइकली आउट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? जितनी पॉसिबिलिटी A ग्रेटर देन B के लिए है उतनी ही पॉसिबिलिटी B ग्रेटर देन A के लिए है। मान लो 3,5 आया तो 5,3 भी तो आएगा, तो 3,5 में तो B A से बड़ा है, लेकिन इसमें A B से बड़ा है। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, कि अगर मान लो आप कोई भी कुछ भी आप थ्रो कर रहे हो, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो क्या क्या आ सकता है? या तो A ग्रेटर देन B आएगा, या B ग्रेटर देन A आएगा, और या A इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटी आएंगी ना? यस सर। अच्छा ये तीनों पॉसिबिलिटी के अंदर कुछ कॉमन है क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें A ग्रेटर देन B भी हो और A इक्वल टू B भी हो? ऐसा केस होगा कभी? नो सर। नो सर। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये तीनों केसेस कैसे बोलूंगा मैं? ये तीनों केसेस कैसे हो गए? क्या बोलूंगा इन्हें? डिसजॉइंट। इन्हें बोलूंगा डिसजॉइंट या फिर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलूंगा इन्हें। इन सब का संबंध होगा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो मैंने एक कार्ड निकाला, कार्ड निकालने पे मैंने बोला कि वो कार्ड जो है ब्लैक आए या किंग आए, तो क्या ब्लैक और किंग एक साथ आ सकता है? Yes, sir. आ सकता है ना? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। अरे स्पेड का किंग आ गया तो स्पेड का किंग तो ब्लैक ही होता है। यस सर। तो ये दोनों इवेंट्स कैसी नहीं है? ये दोनों आउटकम डिसजॉइंट नहीं जॉइंट, है, नॉट अ डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं ये है इंक्लूसिव है। क्योंकि ये दोनों एक साथ अकर हो सकते हैं। जब 2 आउटकम, 2 इवेंट एक साथ अकर हो रही हैं तो वो दोनों इवेंट डिसजॉइंट नहीं है। अगर मान लो मैंने कहा कि एक कार्ड किंग आए और एक कार्ड क्वीन आए, ये डिसजॉइंट है नहीं है? सर नहीं है, एक्सक्लूसिव है। सर एक्सक्लूसिव है। हाँ ये डिसजॉइंट है, ये एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी कार्ड किंग और क्वीन दोनों नहीं हो सकता। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले सोल्यूशन पे आता हूं दोबारा से, मैं इस सोल्यूशन पे दोबारा आता हूं। अब मुझे एक बात ये बताओ,
या तो ये वाली इवेंट अकर होगी, या ये वाली इवेंट अकर होगी, या ये वाली इवेंट अकर होगी। क्या तो इन तीनों की तीन इवेंट के अलावा प्रोबेबिलिटी का कोई और सम। इवेंट अकर हो सकती है? नो नो सर। सर। नो इन सर। तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या बनेगा? 1 1 वन। A greater than B plus P B greater than A plus P A equal to B इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। क्योंकि इन तीनों इवेंट के अलावा कोई और इवेंट तो अकर होगी ही नहीं। तो यानी कि अगर इन तीनों इवेंट के जो न्यूमरेटर होंगे उनमें जो न्यूमरेटर को ऐड करूंगा तो सारे पॉसिबल केसेस कवर हो जाएंगे। जैसे 36 हो जाएगा। भाई देखो, इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस प्लस इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस और प्लस इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। अभी मैंने क्या देखा कि इसके फेवरेबल केसेस, इसके फेवरेबल केसेस और इसके फेवरेबल केसेस में कुछ भी कॉमन केस नहीं है। ये तीनों केसेस डिसजॉइंट है एंड इन तीनों केसेस के अलावा कोई और केस बनेगा भी नहीं। तो अगर मैं नंबर ऑफ टोटल केसेस को ऊपर लिख दूं, अगर मैं नीचे लिख दूं नंबर टोटल केसेस को और तीनों फेवरेबल केसेस को ऐड करूं F1 F2 F3 तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नंबर ऑफ टोटल केसेस। यस सर यस। और अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो मैंने 1 समझ में आया मैंने 1 क्यों लिखा? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या नोटिस कर लिया? P A greater than B प्लस P B greater than A प्लस P A इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये दो नंबर तो इक्वल है ना? यस सर। इसको मैं P बोल देता हूं, P प्लस P। इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो? 1/6। 1/6 इक्वल टू B क्या होगी? तो डाइस के 1/6। 1/6 कैसे निकाली? तो क्योंकि 6 बार होगा कि जब क्योंकि सर 6 टाइम्स हो सकता है 6/1 1,1 2,2 3,3 3,3 अप टू 6,6 6/36। 6/36 1/6 आएगी प्रोबेबिलिटी। 1/6। तो यहाँ पे 1/6 लिख दूं या 1 यस लिख दूं? सर। तो 2P इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस तो P कितना हो गया? 5/12। 5/12। सर ये इक्वल कैसे हो गए दोनों की? ये दोनों इक्वल कैसे होगा? ये तो समझाया था ना अभी यहाँ पर। भाई देखो ना, मान लो कि तुम्हारे पास जो डाइस है वो एक D1 है और एक D2 है। अब D1 पे 1 आया, D2 पे 2 आया, तो ये वाला केस किसका बना? B ग्रेटर देन A का। लेकिन कभी D2 पे 2 भी तो आएगा और D1 पे 1 भी तो आएगा, तो ये केस किसका बन जाएगा? A ग्रेटर देन B का। तो B ग्रेटर देन A के एक केस के लिए A ग्रेटर देन B का भी केस डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके सर। नहीं बात समझ में आई? यस सर समझ गया। हाँ, इस तरह समझो जैसे कि मैंने 1 से लेकर 100 तक ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एक सेट है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि दो नंबर चूज करे मैंने, A और B, दो नंबर चूज करे, तो बताओ A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन A, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बार अकर होगी? तो दोनों इक्वल है। दोनों सेम बार अकर होगी ना? इक्वल है। दोनों सेम टाइम्स अकर होंगी। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? यस सर। हाँ, तो ये वाला सॉल्यूशन अच्छा लगा? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम अलग तरीके से सोच सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन सर काफी वो पॉपुलर मजेदार है। दे दो हाँ क्या? सर, मजेदार दे दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random
will contain 53 Sundays। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि तुम्हें हर एक बुक में मिलेगा ये। सर ये शायद एनसीईआरटी में 2/7। यस सर 2/7। बाकी लोगों को करने दो भाई। इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। सर ऑड डेज वाला वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो 53 संडेज है ना, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है? सर रिमाइंडर 2 आ रहा है। सॉरी 2 आएगा। तो रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी कि 366 क्या है? 366 52 इंटू 7 + 2 है, मतलब 52 वीक्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर 52 संडेज तो निकल गए, मतलब 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी पूछा तो 1 आती, लेकिन उसने पूछी प्रोबेबिलिटी 53 संडे की। तो मतलब ये जो 2 दिन बचे एक्स्ट्रा, इन 2 दिन में एक संडे होना चाहिए। ओके, तो रिमेनिंग 2 days मस्ट कंटेन 1 संडे। तो मैं रिमेनिंग 2 days की पॉसिबिलिटी निकालता हूं, क्या क्या हो सकते हैं रिमेनिंग 2 days। तो 2 days रिमेनिंग क्या क्या हो सकते हैं? या तो संडे होंगे, या फिर संडे मंडे होंगे, कंसेक्यूटिव भी होंगे ना, या तो मंडे ट्यूसडे होंगे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे थर्सडे होंगे, या थर्सडे फ्राइडे होंगे, 3 केस बन जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे होंगे, या सैटरडे संडे होंगे। यही 7 पॉसिबिलिटी बनेंगी ना? यस सर। तो इन 7 पॉसिबिलिटी तो टोटल हो गई, और मेरे फेवर में कौन सी है? सर 2 है। और 2 मुझे क्या चाहिए? सर 2। मुझे क्या चाहिए? रिमेनिंग 2 days मस्ट कंटेन 1 संडे। तो संडे किस किस पॉसिबिलिटी में आ रहा है? सर फर्स्ट और सेकंड में, सर सैटरडे संडे और संडे। फर्स्ट और लास्ट में। फर्स्ट और लास्ट में आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट में। तो दो पॉसिबिलिटी मेरे फेवर में है, तो 2/7 इज द आंसर। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई है आप? इस चैप्टर में बहुत कम थ्योरी है, अभी थोड़ी बहुत थ्योरी और आएगी बीच बीच में, वो बताऊंगा जब उसके कार्ड्स भी समझाओगे ना? हम्म। सर कार्ड्स भी तो कॉन्सेप्ट है। कार्ड्स अच्छा तुम्हें कार्ड, अच्छा बताओ कार्ड्स तुम्हें पता है कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? सर 4 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं सर कार्ड। 16 कार्ड्स ऑफ ऑनर दिखाने की होते हैं। जरूरत है क्या गूगल पे? कार्ड्स नो सर, आता पता है। सब भूल से गए। भूल गए सर, एक बार सिस्टम बनाना कार्ड सिस्टम। तो हैबिट चल रही है। सर 13 का पेयर होता है। देखो ये आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको एक बार कार्ड दिखाता हूं। सबसे पहले तो बात समझो, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। टोटल जो होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स। अब जो 52 कार्ड्स होते हैं ये 4 सूट्स में होते हैं। सूट 1, 2, 3 एंड 4, और सभी सूट्स में 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड इसके अंदर, 13 इसके अंदर, 13 इसके अंदर, और 13 इसके अंदर। तो जो सूट्स के नाम होते हैं
वो इस तरीके से हैं। जैसे मान लो सूट 1 को बोलता हूं मैं हार्ट, सूट 2 को मैं बोलता हूं डायमंड। ये दोनों सूट जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। इसके बाद है सूट 3। सर ऐसा जरूरी तो नहीं है सूट 1 हार्ट ही होगा। नहीं नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है। हाँ सर, ओके बस। ठीक है, तो सूट 3 को मैं बोलता हूं क्लब। सर सर डायमंड और हार्ट हमेशा रेडी होंगे। हाँ, और सूट 4 को बोलता हूं स्पेड। स्पेड। और ये हमेशा ब्लैक होते हैं। ये 2 सूट हमेशा ब्लैक होते हैं। मतलब रेड कितने कार्ड है? 26। 26 और ब्लैक कितने कार्ड है? 26 26। तो आधे कार्ड रेड होते हैं, आधे कार्ड होते हैं ब्लैक। अब मैं आपको दिखाता हूं सूट की पहचान। देखो सूट कैसे पहचानते हैं, इनकी शेप देख लो। देखो मैं तुमको दिखाता हूं, जो ये वाली ये जो है हार्ट है। ओके, देखो इसकी शेप भी हार्ट जैसी है। ओके, यस सर। ये है स्पेड। इसको हिंदी में बोलते हैं पान, सॉरी इसको हुकुम बोलते हैं हिंदी में। और जो हार्ट है, हार्ट को हिंदी में बोलते हैं पान। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये कौन है? स्पेड। और देखो इसका कलर ब्लैक है। और ये कौन है? हार्ट। और देखो इसका कलर रेड है। अब मैं दिखाता हूं डायमंड। देखो डायमंड दिखाता हूं पहले तुमको। इन्होंने जो है डायमंड का अलग से नहीं दिया। सर एक बच्चा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है। यस सर, कोई प्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरे बच्चे ने कर दिया सर प्रेजेंट। चलो कोई बात नहीं, हम सर की सीन को पिन कर दो। डायमंड कार्ड लो, डायमंड आ गए। अब देखो ये डायमंड है, देख गए? यस इसकी सर। शेप देखो बिल्कुल Yes, sir. रोम्बस की तरह दिख रही है। यस सर। इसकी Yes, शेप sir. बिल्कुल रोम्बस की Yes, तरह होती sir. है। इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, ईंट। ये ईंट की तरह दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। और देखो इसका कलर भी रेड है, दिख रहा है? यस देखो सर। यहाँ पे चारों शेप बनी हुई है। देखो ये चारों देख लो, ये ऊपर 2 रेड है डायमंड हार्ट, नीचे 2 ब्लैक हैं स्पेड और क्लब। क्लब का जो शेप है वो किसकी तरह है? सपेड़ की तरह। हाँ, सपेड़ पेड़ की की तरह। तरह। इसको हिंदी में, हाँ, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। सर एक बार स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करने को बोल रहे हैं। किसको? सर आपको मैम जो है वो दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करने को बोल रही हो, रिकॉर्डिंग रुक गई है। यस सर। सर। आपको क्या स्क्रीन को फिर से प्रेजेंट कर दीजिए। यस सर। तो मेरी स्क्रीन बंद क्यों हो गई? सर क्योंकि एक बच्चे ने स्क्रीन को प्रेजेंट कर दिया था एक। तिवारी ने। चलो ठीक है, अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये चारों सूट दिख रहे हैं एक साथ? यस सर। तो देखो ऊपर के 2 रेड हैं, रेड में एक डायमंड है और एक हार्ट है। नीचे वाला एक क्लब है और एक स्पेड है। स्पेड कौन सा है? जो नीचे राइट लेफ्ट में है। क्लब कौन सा है? जो नीचे राइट में है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। नो अब ये सर। तो मैंने आपको 4 सूट दिखा दिए, लेकिन मैंने क्या बोला? एवरी सूट कंटेन्स 9 numbered cards and 13 कार्ड्स। एवरी सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। 13 अब इन 13 कार्ड्स की रैंक होती है, ध्यान रखो, ये रैंक में होते हैं। रैंक 1, रैंक 2 से लेकर रैंक 13 तक। ओके, तो इनकी जो रैंक होती है वो शुरू कैसे होती है, सुन लो ध्यान से। अब सबसे ऊपर होता है एस, उसके बाद होता है किंग, उसके बाद होता है क्वीन, उसके बाद होता है जैक, और फिर होते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौगा। 2, 3, 4 से लेकर 10 9 numbered cards.
हाँ, ये 9 कार्ड नंबरिंग वाले होते हैं 2 से लेके 10 तक, और ये 4 कार्ड होते हैं, मतलब ये 4 कार्ड कार्ड्स ऑफ ऑनर, ऑनर कार्ड्स बोलते हैं इन्हें, क्वीन, जैक। हाँ, ऑनर कार्ड्स। और ये जो 3 कार्ड होते हैं ना, ये वाले जो 3 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड। फेस कार्ड। फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन कार्ड्स के ऊपर फेस बने हुए रहते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कार्ड, सर एस कैसे दिखता है? मैं एस दिखाता हूँ। ये एस है, देखो ये डायमंड का एस है। सर मतलब ठीक है? एक yes, लेकिन ये फेस कार्ड नहीं होता, एस फेस कार्ड नहीं होता, ध्यान रखो, इसमें कोई फेस नहीं बना हुआ। अब मैं देखो यहाँ पे देखो ये बने हुए हैं 3 फेस कार्ड दिख रहे हैं तुम्हें? जैक, जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन, के मतलब किंग, दिख रहे हैं 3 कार्ड ये? यस सर। yes, sir. ये Yes, तीनों sir. कार्ड फेस कार्ड हैं। सर जैक को ही जोकर कहते हैं? नहीं, जोकर अलग होता है। जोकर जोकर तो फीड करने के लिए होता है। जोकर 52 कार्ड्स के अंदर एक्स्ट्रा नहीं कार्ड होता, होता है, एक्स्ट्रा कार्ड होता है। वो एक्स्ट्रा कार्ड होता है। हाँ, कोई डाउट किसी को? तीनों फेस सर कार्ड। एक्स्ट्रा कार्ड का, सर एक्स्ट्रा कार्ड का क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कार्ड का कुछ नहीं बस खो जाता करते। है कोई, इसके ऊपर लिख लो। जब कोई अगर कोई खो जाता है तो जोकर उसकी जगह ले लेता है। हाँ, फीड करने के लिए होता है। हाँ, Yes, sir. मतलब जब कार्ड्स खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है तो कार्ड जब फाड़ देते हैं हम, तो जोकर से फिर काम चलाना पड़ता है। yes, sir. जैसा ठीक है? बदलने के लिए। हाँ, जोकर से अपना काम कर सकता है, इसलिए जोकर कार्ड। देखो ये जोकर भी दिखा दिया इन लोगों ने यहाँ पे। ये रहा जोकर, देखो नीचे, देखो नीचे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ जोकर Yes, है। sir. ओके सर, मतलब सर हमें ताश खेलना भी आना चाहिए। नहीं, अगर ताश खेलना तुम्हें आता है तो एडवांटेजियस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आना चाहिए। चलिए, खेलना नहीं पर कार्ड्स की कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें कार्ड्स की तो पूरी जानकारी हो गई है। एक बार मैं फिर भी आप लोग थोड़ा गूगल करना और कार्ड्स को अच्छे से समझ लेना, ठीक है? मोटे मोटी बातें ये हैं, 4 सूट होते हैं, हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। 2 सूट रेड कलर के होते हैं और 2 सूट ब्लैक कलर के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से सूट रेड है, कौन से सूट ब्लैक है। मेरा टैब बंद हो गया, एक मिनट रुक जाओ। मेरा टैब कभी बंद हो जाता है। सर बोलो। सर जो एस होता है उसके पास एक ही होता है सर। ये जो आपने बताया ये 2, 3, 4 उसमें फिर ऐसे 2, 2, 3, 3 होते हैं? नहीं, हर एक सूट में एक होता है बेटा। एस जो होगा हर एक सूट का कार्ड पे एक जो होगा। बनी हुई होती है शेप, उसकी बात कर रहा हूँ सर। हाँ बेटा, सर जो आपने अभी एस दिखाया था सर, उसमें सर एक ही बनी हुई थी सर फिगर। मैंने केवल तुम्हें डायमंड का एस दिखाया था ना। इस Yes, तरीके sir. से स्पेड का भी एस होगा, क्लब का भी एस होगा, हार्ट का भी एस होगा। अभी और सर दिखाता हूँ, रुक 2, जाओ। 3, 4 आपने नंबरिंग दिखाई है, उसमें फिर उनमें क्या डिफरेंस होता है एस से? उसमें नंबर लिखे होते हैं 2, 3, 4। रुक जाओ, ओके, एक मिनट रुक जाओ। मैं कंप्लीट सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स अगर दिख जाए, देखो ये कंप्लीट सेट यहां बना हुआ है। देखो इस वाली फिगर को देखो, एक मिनट, ये दिख रही है तुम्हें फिगर? यस सर। अब देखो एस दिख Yes, रहा है, sir. ऊपर देखो, ऊपर की जो रो है, सबसे ऊपर की रो किसकी है? स्पेड की है। सबसे ऊपर यस की रो सर। में Yes, sir. 13 Yes, कार्ड sir. लगे हुए हैं। सबसे पहले एस है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन, किंग। ओके समझ में आ सर। रहा है? यस Yes, सर। यस सर, सारे Yes, कार्ड ढंग से sir. देख लो, सारे कार्ड, सभी कार्ड, सारे सूट्स के कार्ड लगे हुए हैं। एवरी सूट हैज 13 कार्ड्स, और वो जो कार्ड होंगे वो एस से लेकर किंग तक होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जो एस की रैंक होती है वो किंग से ऊपर होती है। Yes, sir. एस की जो रैंक है वो किंग से ऊपर होती है। यहाँ पे उन्होंने रैंक मतलब सर यहाँ पे क्या रैंक होती है? रैंक का मतलब सर इम्पोर्टेंस ना। हाँ, की रैंक value। मतलब इम्पोर्टेंस। रैंक मतलब इम्पोर्टेंस। ये तो सर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए मतलब। हाँ, क्वेश्चन
सर कार्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। एग्जाम में आएगी नहीं सर। सर कार्ड्स की रैंक एग्जाम रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन में वो इस तरह बोल सकता है ना कि आपने 2 कार्ड निकाले, कार्ड Yes. ए कार्ड बी, अब आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कार्ड ए की रैंक कार्ड बी की रैंक से ज्यादा है। ओके, तो इस तरह पूछ सकता है। हालांकि तुम्हारे उसमें नहीं आएगा इतना रैंक वाला क्वेश्चन, फिर भी मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? सर मेन तो कार्ड मतलब सर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। प्रोबेबिलिटी कम है रैंक का क्वेश्चन आने की। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। क्वेश्चन के ऊपर टैब तो चालू ही नहीं हुआ। अरे यार टैब कहाँ अटक गया, रुक जाओ, मेरा टैब हो गया। चलो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कार्ड की बात करी, चलो एक कार्ड हम जो है क्वेश्चन करते हैं। 1 कार्ड is drawn from a pack of 52 cards. ठीक है, तो find the probability that the drawn card is पार्ट नंबर 1 एन एस। बताओ एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/13 1/30 टोटल 1/13 टोटल एस कितने होते हैं? 4 4/52 1/13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग को कार्ड समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब फेस कार्ड 12/52 12/52 6/26 12/52 यानी कि कितना हो गया? 3/13 3/13 समझ में आ रहा है? क्योंकि फेस कार्ड Yes, 12 sir. होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास देखो ये देखो फेस, हर एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। यस सर। सर हर एक कार्ड 4 होते हैं। चलिए सी, रेड कार्ड 7/2 7/2 26/52 क्योंकि रेड 26 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, बड़ा आसान आसान है एकदम से, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो रेड एंड अ किंग, रेड एंड अ किंग 1/26 28/52 किंग के रेड कितने होते हैं? किंग के रेड 2/52 कार्ड्स होंगे 1/26 सर 1/26 होंगे। 1/26। बहुत बढ़िया, चलो तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया जो कि बहुत आसान था। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का है, फिर एक बार नोट करें। नोट करो, फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी। 5:30 बजे तक क्लास है आज। आज हमने एलिमेंट्री प्रॉब्लम करी है प्रोबेबिलिटी की, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे। ओके सर आप एडिशन थ्योरम कराओगे? हाँ सर आप एडिशन थ्योरम कराओगे प्रोबेबिलिटी में? हाँ बेटा कराएंगे। ओके सर। सर आज होमवर्क में अलजेब्रा की प्रॉब्लम दे देना। अच्छा यस ठीक सर। है, तो ये प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, फिर इसके बाद में प्रॉब्लम तुम्हें देता हूँ। ये प्रॉब्लम का आंसर बताओ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। A marble is drawn at random.
what is the probability of, अरे नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं देना है मेरे को, तो आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा था, दूसरा लिख दिया मैंने। A bag contains 5 red balls and सर एनसीटी वाला क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Some blue balls, if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी करिए। सर 10 सर 10 सर 10 सर क्वाड्रेटिक हो गई सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बाकी लोगों को करने दो। 10 इज द राइट आंसर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो गई। ठीक है बेटा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर 10 गुड। सभी लोगों का 10 आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। कोई मुझसे अलजेब्रा की प्रॉब्लम पूछा था, मैं एक अलजेब्रा की प्रॉब्लम आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। क्या ये प्रॉब्लम करनी है मेरे को? इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं बताना? नो कोई तो सर। होगा? नो सर। अच्छा तो फिर एक प्रॉब्लम लिख लो फिर अलजेब्रा की। अगर किसी को पूछना हो सॉल्यूशन तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा सॉल्यूशन, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो ये प्रॉब्लम है हमारी जो आपको होमवर्क में करनी है। Evaluate 7 power 4 plus 324, 19 power 4 plus 324, 31 power 4 plus 324 up to, इसमें एक नंबर और लिख लो चाहो तो, 43 power 4 plus 324 up to 103 power 4 plus 324 upon 1 power 4 plus 324, 13 power 4 plus 324, 25 power 4 plus 324, 37 power 4 plus 324 up to 97 power 4 plus 324। अगर आपको हिंट चाहिए तो मुझसे टेलीग्राम पर आप हिंट मांग सकते हैं, मैं आपको हिंट। ओके सर। ठीक है, पहले थोड़ा ओके सोच सर। लीजिएगा, कोई पैटर्न सोचिएगा क्या पैटर्न इस समय इसमें वर्क कर रहा है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आसान नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो डेट इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अटेम्प्ट करिए और हिंट पूछिए, ठीक है? ओके सर।
आज के लेक्चर में इतना ही है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक गुड यू, इवनिंग सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। ओके सर। ओके सर। गुड इवनिंग